सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज हम एक लेक्चर के लिए नहीं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्जेशन के लिए मिले हैं। बेसिकली कन्वर्जेशन में आज हम बात करने वाले हैं कि जब आप देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके माइंड में ये क्लियर होता है कि उनको पढ़ाई कैसे करनी है, लेकिन जो मेजर जनता है उनके मन में हमेशा से सवाल रहता है कि ठीक है, ओके, अब हमने ट्यूशन में पढ़ाई कर ली, हमने स्कूल में पढ़ाई कर ली, हमने लेक्चर सारे देख लिए, अब अगर मुझे सेल्फ स्टडी करनी है तो उस सेल्फ स्टडी का क्या प्रोसेस, क्या पैटर्न रहना चाहिए। इररिस्पेक्टिव टू, मैं अभी बात सब्जेक्ट्स, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सब्जेक्ट वाइज ही चलेंगी, जैसे कुछ चीज़ें फिजिक्स में चलेंगी, कुछ केमिस्ट्री में चलेंगी, कुछ मैथ्स में चलेंगी, कुछ हिंदी, कुछ इंग्लिश, लेकिन एक प्रोसेस, एक पैटर्न अगर हम लोग बात करें तो किस प्रकार से चीज़ें हमारे फोकस में रहनी चाहिए। तो अगर मैं स्टेप करूं, स्टेप्स फॉर, आप कह सकते हैं सेल्फ स्टडी। देखो यहाँ पे मैं बात आपके ट्यूशन सेंटर, आपके ऑनलाइन क्लासेस, इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने मान लो कोई एक चैप्टर की बात कर लेते हैं, लेट्स से फिजिक्स में ही कोई एक चैप्टर ले लेते हैं, 10th का है, 11th का है तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, 12th का है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं। आपने वो पूरा चैप्टर कर लिया, दो तीन जगह से अच्छे से कर लिया, अब आपको वो खुद से पढ़ना है। तो खुद के पढ़ने का प्रोसेस क्या होना चाहिए रिगार्डिंग कि आपके पास बहुत टाइम है। अभी आप एग्जाम से पहले की बात नहीं कर रहे हो, आपके पास बहुत टाइम है, तो क्या पढ़ाई का प्रोसेस रहना चाहिए, हमें सेल्फ स्टडी के दौरान क्या करना चाहिए। सबसे पहला, और आप सबको पता है कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करना है और जो चीज़ें याद करने वाली हैं उसमें से वो आपको याद कर लेनी है। जैसे कि अगर हम फिजिक्स के चैप्टर की किसी बात करें तो सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ना है, उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई उसका मतलब जान लेना है, कोई भी चीज़ आई, एक्सेलरेशन आया उसका मतलब जान लेना है, उसकी एसआई यूनिट याद कर लेनी है, उसकी कोई डेरिवेशन आई तो डेरिवेशन याद कर लेनी है। सेकेंड चीज़ जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट करनी चाहिए वो है बच्चों NCERT गो थ्रू करनी चाहिए। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत कम बच्चे करते हैं, मतलब मैं बहुत कम बच्चों को ऐसा जानता हूँ। अगेन हम यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बोर्ड्स के एग्ज़ाम की तैयारी की बात कर रहे हैं। तो बोर्ड्स के एग्ज़ाम की तैयारी के रिस्पेक्ट से अगर बात करें तो सबसे पहले आपको रिवीजन तो करनी है, लेकिन उसके बाद आपको NCERT गो थ्रू करनी है। NCERT गो थ्रू क्यों करनी है? देखो, जब भी कोई टीचर आपको पढ़ाता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई और टीचर हो, चाहे वो कोई और टीचर हो, तो ये मैं लिखित में आपको दे सकता हूँ कि वो NCERT की हर एक लाइन कवर तो नहीं कर सकता। आपको वो 90% पढ़ा देंगे, 95% पढ़ा देंगे, लेकिन फिर भी एक आध टॉपिक, या टॉपिक नहीं तो एक आध लाइन जो है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। जैसे मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, छोटा सा है। केमिस्ट्री में पी ब्लॉक में एक चीज़ होती थी, पी ब्लॉक के शुरुआत में ना कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इन आवर डेली लाइफ होता था। उसमें एक टॉपिक था कि फ्लोरोएपेटाइट का फॉर्मूला। अब ये एक ऐसी चीज़ थी जिसका बहुत कम टीचर्स पे ध्यान जाता है, जाता ही नहीं है। और ये बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था कि व्हाट इज द फॉर्मूला फ्लोरोएपेटाइट। ऑल द NCERT के पहले पेज पे बस ऐसे दे रखा था कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑल, ऐसे करके। तो वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आपको NCERT गो थ्रू करनी चाहिए अगर आप वो वाले बच्चे हो जो परफेक्ट स्कोर करना चाहता है, 95 प्लस स्कोर करना चाहता है। क्योंकि देखो 80% 90% मार्क्स तो आपके बिना NCERT को गो थ्रू कर आ जाएंगे, क्योंकि वो सारे टॉपिक्स आपके टीचर्स ने कवर किए होंगे। लेकिन अगर आप छोटी छोटी बारीकी पे ध्यान देना चाहते हो तो फॉर दैट आपको NCERT गो थ्रू करनी ही होगी। मैं यहाँ पे थ्योरी सब्जेक्ट्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री की फिलहाल बात कर रहा हूँ। इंग्लिश में तो आप पढ़ते ही शायद NCERT से ही हैं मेरे हिसाब से, तो है ना। मैथ्स में भी शायद आप शुरुआत तो NCERT से ही करते हैं, उसके बाद आप कोई और एडिशनल किताब पे जाते हैं। थर्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि अगर मैं एट प्रेजेंट यानी 2022 और 2023 की बात करूं तो 2022 और 2023 में जहां तक मुझे लगता है आपको PYQs पे थोड़ा कम ध्यान देना होगा। देखो ये मेरी सोच है, हो सकता है ये आपकी ना हो सकता है किसी और टीचर की ना हो, लेकिन मैंने ऑब्जर्व क्या किया इस साल के जो अभी तक बच्चों के एग्जाम हुए हैं, क्योंकि मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मेरे पास बहुत सारे पेपर्स और उन बच्चों का एक्सपीरियंस है कि इस साल जो पैटर्न आप सब जानते हो बहुत डिफरेंट हो गया है। और बहुत डिफरेंट होने की वजह से जो अब PYQs हैं उनके ना मतलब उनकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि PYQs में अभी तक सारे MCQs तो चलो कुछ साल तक थे ही नहीं ना हमारे जीवन में, ये तो अभी कुछ ही साल पहले आए। तो PYQs से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सिंपल पेपर करें।
ये कैसे करना है देखो, मैं आपको समझाता हूँ। मेरे को 1 मिनट दीजिएगा इस लाइन को समझाने के लिए। सैंपल पेपर पे आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। आपने रिवीजन कर लिया, आपने एनसीईआरटी गो थ्रू कर लिया। एनसीईआरटी गो थ्रू करने का मतलब है आपने चैप्टर को रीड भी कर लिया विद एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चंस। अब आप इस वक्त, क्योंकि हम साल के एकदम बीच में खड़े हैं, लगभग आधे से भी ज़्यादा साल हो गया, अब पीवाईक्यूज पे आपको थोड़ा सा ध्यान कम देना चाहिए। पीवाईक्यूज पे देना चाहिए लेकिन कम ध्यान देना चाहिए। 20% आपका फोकस पीवाईक्यू पे होना चाहिए। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि सैंपल पेपर में पीवाईक्यू आ ही जाएंगे, लेकिन सैंपल पेपर करने से न्यू पैटर्न पे, ये सबसे ज़रूरी है। आप पिछले साल के पेपर कर रहे हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अभी फ़िलहाल न्यू पैटर्न पे आप पेपर करें, और कैसे करें पेपर ये बहुत ज़रूरी है। देखो आप ना चैप्टर वाइज सैम्पल पेपर भी आते हैं, आपको पता होगा सबको। नए पैटर्न्स पे बहुत सारी पब्लिकेशन है जिन्होंने इस साल एक तो ऐसे सैम्पल पेपर बनाए कि भैया पूरा पेपर है, या फिर ऐसे भी बनाए कि चैप्टर वाइज हैं। तो चैप्टर वाइज वाले सैम्पल पेपर नए पैटर्न वाले आप खरीद सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। मान लो आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, एक चैप्टर पढ़ने के बाद आपने नहीं, तो आप एक और काम कर सकते हैं। अगर आप होशियार हैं और अब हम साल के बीच में खड़े हैं, तो आपकी जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2 किताबें हैं, तो एक किताब पूरी पढ़ लिया आपने, रिवाइज कर ली। अब सैंपल पेपर में से फर्स्ट पार्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट करते चलो। इतना तो पता ही होता है सबको, ये चैप्टर कौन सा है, चैप्टर कौन सा है। फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते चलो। सॉल्यूशन वाले जो क्वेश्चन है उनके पहले आंसर लिखो और देखो, ऑब्जर्व करो कि आपने सॉल्यूशन के जो क्वेश्चन का आंसर है उसको उस एप्रोप्रिएट लेवल पे लिखा है कि नहीं लिखा है। मेरा यकीन मानिएगा ये बहुत इंप्रूव करेगा आपकी पढ़ाई को। हम अपने ऑफलाइन सेंटर्स में दिसंबर जनवरी क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर्स। हम नवंबर एंड तक अपना सिलेबस खत्म कर देते हैं। नवंबर एंड तक नहीं होता है तो दिसंबर फर्स्ट और सेकंड वीक तक कर देते हैं, लेकिन बचा हुआ दिसंबर जनवरी हम सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर्स करते हैं। बोर्ड्स के लिए हम लोग 5 तो मिनिमम है, 6 तो मिनिमम है, मैक्सिमम वो बच्चों पे डिपेंड करता है। कई बच्चे 5 पे ही रुक जाते हैं, बट कई बच्चे जो दिन में 1-1, 2-2 सैंपल पेपर कर लेते हैं, उनके साथ तो हम 10-15 सैंपल पेपर कराते हैं। इतने तो भाई, अब आप सोचो, अकल लगाओ, अगर आपने एक सब्जेक्ट के 10-15 सैंपल पेपर कर दिए तो इसका मतलब ये है कि आपने उस चैप्टर से 10-15 एग्ज़ाम में आने वाले सवालों को कर लिया। तो आप कितने ज़्यादा चांसेस में हो कि आप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन करने वाले वो आपको वही मिले। प्लस आपको सैंपल पेपर कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली उसी तरीके से बोर्ड के एग्ज़ाम में करते हो, जल्दबाजी नहीं। मैं ये जानता हूँ इंसान कहता है कि यार मैं अभी ऐसे शॉर्ट में कर लेता हूँ, एग्ज़ाम के दिनों में मैं पूरा कर लूँगा। नहीं भाई, इंसान की आदत बन जाती है, फिर वो आदत कभी भी नहीं छूटती है, और वो फिर छूटती भी है तो कम्प्लीटली नहीं छूटती है। इसीलिए सैंपल पेपर को बोर्ड के एग्ज़ाम की तरह करो। एक कमरे में बंद हो जाओ, घड़ी सामने रख दो, 3 घंटे का टाइमर लगाओ। अगर आप आधी किताब करो तो 1.5 घंटे का टाइमर लगाओ, उसके हिसाब से करो, ठीक है जी। और कुछ नहीं, शीट पे काम करो, हो सके तो उसी साइज़ की शीट जो कि स्टेशनरीज पे मिल जाती है उसी पे काम करो। एक फील आती है यार। इंसान कहते हैं ना, एक इंसान के जब उसका दिनचर्या, जैसे कि एक टीचर का दिनचर्या पढ़ाना है तो वो उसके रोम रोम में बस चुका होता है। अब आप उसे एक किसी भी सिचुएशन में डाल के भेज दो कि जा पढ़ाओ, पढ़ा लेगा। ऐसे अगर आप सोचो, आप रोज एक सब्जेक्ट का एक सैंपल पेपर कर, ओ माय गॉड, आप दुनिया हिला दोगे। रोज एक सब्जेक्ट का एक सैंपल पेपर अगर आप करते हो तो आप दुनिया हिला सकते हो। दुनिया कैसे हिला सकते हो आप, मैं आपको बताता हूँ। अब आप सोचो, आप रोज एक सब्जेक्ट का एक सैंपल पेपर कर रहे हो, तो आप उस दिनचर्या को रोज 1.5 घंटा 2 घंटा, और अगर पूरा पेपर करो तो 3 घंटा जी रहे हो। अब अगर आप 3 घंटा, चलो आप रोज तो नहीं निकाल पाओगे, हफ्ते में 2 पेपर 3 पेपर तो निकाल ही सकते हो। और अगर आप हफ्ते में 3 पेपर भी करते हो तो आप बहुत अलग लेवल के इंसान बनने वाले हो, क्योंकि आप रोज हफ्ते में 3 दिन एक ऐसा जीवन जी रहे हो जो बच्चा सिर्फ जिएगा बोर्ड के एग्जाम में जाके, जो सैंपल पर नहीं कर रहा है। तो ये बहुत पावरफुल चीज़ होती है, ठीक है। बट इससे भी ज़्यादा पावरफुल देखो, अब अगेन, अरे ये ब्लैक हो गई, कोई बात नहीं। अब अगेन मैं आपको यहाँ पे अगर चौथा पॉइंट यहीं पे बता दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। चौथा पॉइंट अगर मैं आपको यहीं पे बता दूँ तो कहने का मतलब ये है कि आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, चौथा पॉइंट जो कि हमारा आखिरी पॉइंट भी है और वो सबसे ज़रूरी है, और वो है करेक्शन। वो है करेक्शन। एक किस्सा सुनाता हूँ आपको मैं। हमारे ये हो गया कोविड से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। हमने ना एक बच्चों का टेस्ट लिया ऑफलाइन में, और ऑफलाइन में टेस्ट में मैंने उनका एक टेस्ट लेके उनको बोला कि यार ठीक है टेस्ट होगा। उन्होंने टेस्ट दिया, कुछ बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, कुछ ने नहीं। फिर मैंने कहा बच्चों, अगला टेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, और अगला टेस्ट के लिए मैं आपको 1 हफ्ता दे रहा हूँ, अच्छे से तैयारी करो, और जो इस टेस्ट में सबसे अच्छे नंबर लाएगा उसको हम गिफ्ट देंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम आए तो उसके ऊपर बहुत
उसको रिटर्न वर्क के फॉर्म में पनिशमेंट किया जाएगा। अब हुआ क्या, जब सेकेंड बार टेस्ट हुआ तो आपको यकीन नहीं होगा, मैंने वो सेम पेपर दे दिया। ऐसा शायद आपके साथ भी कभी हो, टीचर्स बहुत करते हैं ऐसा। मैंने सेम पेपर उस बच्चे को दे दिया, सब बच्चों को, कि आप यही सेम पेपर दोबारा करोगे। लेकिन जब उनके हाथ में वो टेस्ट आया, क्वेश्चन पेपर आया, तो कुछ बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन कुछ बच्चों के चेहरे पे मैंने शिकन देख ली थी कि उन्होंने वो पेपर घर जाके, जब उनको मैंने पहली बार चेक करके दिया था, घर जाके करेक्ट तक नहीं किया। अब आप एक सोचो, एक इंसान के लिए कितनी बड़ी हार है कि एक न्यूमेरिकल उसके पहले पेपर में आया था, उसने वो गलत किया था, वो पेपर उसके बोर्ड के एग्जाम में भी आ गया और वो गलत कर रहा है। ये कितनी बड़ी हार है। हार होना नॉर्मल चीज है। एक ही चीज पे आप बार बार हार रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप सोचो, आप सैंपल पेपर तो कर रहे हो, लेकिन आप अगर जो गलतियां हो रही हैं उसकी करेक्शन नहीं कर रहे हो, तो आप सैंपल पेपर का फायदा क्या उठा? आपका क्लासरूम में टेस्ट हुआ, मैं आपके ट्यूशंस की बात कर रहा हूं, वहां पे आपका टेस्ट हुआ, आपने टेस्ट में 5 चीजें गलत कर दी, 15 चीजें ठीक कर दी। अबे जो ठीक कर दी वो तो ठीक ही थी ना, वो तो तू बोर्ड के एग्जाम में भी ठीक करके आता ना। तो तूने 5 गलतियां की, उसका क्या होगा? तो तूने 5 गलतियां की हैं, उसका क्या? उसको कौन करेक्ट करेगा भाई? जब तक तू करेक्शन नहीं करेगा तब तक तेरी इंप्रूवमेंट कैसे होगी? यार मैंने एक वीडियो बनाई, मेरे को वीडियो पे लोगों ने कहा सर मजा आ गया, लेकिन एक चीज गलत है, आपकी पीपीटी अच्छे कलर की नहीं। आज मत बोलना प्लीज तो जो मुझे मिला मैं लगा दिया। आपकी पीपीटी अच्छे कलर की नहीं है। अब अगर ये 20 बच्चों ने वहां कमेंट कर रखा है और मैं अगले दिन सेम कलर की कमेंट पढ़ने के बाद भी अगले दिन सेम पीपीटी पे पढ़ा रहा हूं, तो मैं बेवकूफ हुआ ना? क्योंकि मैं प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ और पढ़ाए जा रहा हूँ। वो तो मुझे आता ही है, पढ़ाना तो मुझे आता ही है, लेकिन बच्चा और क्या कह रहा है? बच्चा कह रहा है नहीं जी पीपीटी व्हाइट लगाओ, नहीं जी पर्पल लगाओ, नहीं जी गुलाबी लगाओ, नहीं जी सतरंगी लगाओ। तो मैं जब उसका सॉल्यूशन ही नहीं दे रहा, तो फिर मैं एक अपने लाइफ में कैसे मैं बड़ा हूँगा? एक लास्ट केस सुनाऊंगा, फिर खत्म करेंगे बात। एक रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खा रहे थे, तो वो रेस्टोरेंट बहुत नया नया खुला था, तो मैं अपनी फैमिली के साथ और अपने कज़न्स के साथ वहाँ पे था। तो मेरी सिस्टर है, मुझे याद है अभी भी कि हम लोग वहाँ पे खाना खा के उठे, उन्होंने एक फीडबैक फॉर्म भरवाया कि आपको क्या क्या अच्छा लगा और क्या क्या बुरा लगा। तो मेरी सिस्टर ने लिख दिया कि आपके जो वेटर्स हैं उनके नाखून बहुत बड़े हैं, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं और ये अच्छी बात नहीं है। तो मैंने पहले अपने सिस्टर को मना किया, मैंने कहा मत लिख यार, क्यों लिख रही है, छोड़। बट उसने कहा नहीं मैं लिखूंगी। अब जब उसने वो फीडबैक दिया, आपको यकीन नहीं होगा, 3 दिन बाद मेरे मामा जी को, मेरी मामा जी की बेटी थी वो, उनके नंबर पे, क्योंकि वो नंबर दे के आए थे वहाँ, कॉल आ गया कि सर वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, आपने हमें फीडबैक दिया, बहुत अच्छा लगा, आप अगली बार जब भी हमारे रेस्टोरेंट में आएंगे आपको ये मिस्टेक कभी नहीं मिलेगी। और यकीन नहीं होगा आपको, उसके कुछ दिनों बाद भाई दूज था, तो भाई दूज के अवसर पे हम लोग उसी रेस्टोरेंट में गए और आपको यकीन नहीं होगा वो प्रॉब्लम हमें सॉल्व मिली। अब पता नहीं वो कब तक सॉल्व रही, लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि क्या मैं उसकी आज आपको कहानी सुना रहा हूँ ना, क्या ये एक इम्प्रूवमेंट है? अब आप सोचो अगर वो कहता कि यार इन्होंने हमारी बहुत तारीफ कर दी कि भाई साहब दाल मखनी में तो मज़ा ही आ गया, हमने उंगलियां चाट चाट के खाई, वाह, वो तो तू अच्छी बना ही रहा है ना, लेकिन तेरे रेस्टोरेंट में गलतियां क्या हैं? अगर तू वो ही ठीक नहीं कर रहा तो जीवन में कभी कामयाब नहीं होगा। मेरी बात आप समझना। तो अगर आप सैंपल पेपर तो कर रहे हो लेकिन करेक्शन नहीं कर रहे हो, तो ये वेस्ट हो गया सब, ठीक है जी। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस तरीके से पढ़ाई करें और सैंपल पेपर कोई भी करे, ये कोई एडवर्टीजमेंट वाली वीडियो नहीं है, कोई भी करे, आपकी चॉइस है, वो सारी अच्छी होती हैं मेरे हिसाब से, कुछ ज़्यादा अच्छी होती हैं, कुछ कम अच्छी होती हैं, आप हिसाब लगाएं, मैं कोई बोलूँगा आपको लगेगा मैंने पैसे लिए हैं, तो वो आप देख लेना, ठीक है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप किताबों PYQ से ज़्यादा सैंपल पेपर और उससे ज़्यादा करेक्शन, देखो यार ये वाला जो हिस्सा है ना, इससे अगर आप बाहर नहीं आए तो आप फिर बाहर नहीं आओगे। क्यों, मैं बताता हूँ। कई बार ना बच्चे यहीं पे अटक के रह जाते हैं, बच्चों को लगता है कि यार ये नहीं हो रहा, ये आप कहीं परफेक्ट तो होगे नहीं ना इसमें, वो तो आप भूल जाओ। तो इस पर जल्द से जल्द आना है आपको, उस पर 90% 80% परफेक्शन हासिल करके नीचे आ जाना। 100% परफेक्शन का वेट करोगे और इधर नहीं आओगे तो फिर आपका समय निकलता जाएगा। जो 80% परफेक्शन अटेन करके नीचे पहुंच गया है ना, वो फिर 20% परफेक्शन अपने आप ऑटोमेटिकली ले लेगा। ओके, तो ये फॉर्मेट पे काम करना, कोशिश करना, अच्छा लगेगा आपको। मिलते हैं आपके साथ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू सो मच। थोड़ी बहुत बातें मान लोगे जीवन में हमारे एक्सपीरियंस से तो आपका समय खराब नहीं होगा। थैंक यू, थैंक यू।